Dear students, this is lecture number 21. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में केस 1 किया था, जो कि आप लोगों के पास है पेज नंबर हमारे पास है पेज नंबर 54 एंड 55 के ऊपर था, जिसके अंदर क्या था, व्हेन बोथ द बॉडीज मूव वर्टिकली। ठीक है, यानी दो बॉडीज़ थी जो कि आप लोग के पास कनेक्टेड थी एक स्ट्रिंग से, जो कि एक फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से पास हो रही थी। जब दोनों बॉडीज़ वर्टिकली हैंग हुई होती हैं तो उस वक्त हम लोगों ने एक्सलरेशन एंड टेंशन इन अ स्ट्रिंग फाइंड आउट की थी। आज हम लोग सेकेंड केस करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास है केस 2। ठीक है, आज हम लोग कौन सा केस करेंगे? केस 2 करेंगे। केस 2 आप लोग के पास है व्हेन वन ऑफ द बॉडीज मूव वर्टिकली व्हाइल द अदर हॉरिजॉन्टली, यानी एक बॉडी आप लोग के पास वर्टिकली है और दूसरी बॉडी क्या है, हॉरिजॉन्टली है। पेज नंबर 56 पे आ जाइए और आप लोग अगर उस फिगर को देखें तो हमारे पास ये जो फिगर बनी है पेज नंबर 56 के ऊपर, आप लोग इस फिगर को देख लीजिए। ये फिगर आप लोग को सबको नज़र आ रही है। इस फिगर के अंदर ये जो बॉडी है, ये जिसके ऊपर आपको M2 और M2G लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये बॉडी कैसी है, हॉरिजॉन्टली है। और ये जो बॉडी A है, ये जिसके अंदर M1G और M1 लिखा हुआ है, ये बॉडी कैसी है, वर्टिकली हैंग हुई हुई है। ठीक है क्लास, पेज नंबर 56 पर जब हम डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे, केस 2 की हेडिंग डालेंगे, व्हेन वन ऑफ द बॉडीज मूव वर्टिकली व्हाइल द अदर हॉरिजॉन्टली लिखेंगे और फिर हम इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। पहले आप इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए, उसके बाद फिर मैं एंड में आप लोग को बता भी दूंगी कि आप लोग को इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे लिखना है अपने रजिस्टर्स में। Two bodies A and B of masses M1 and M2 respectively are connected to the ends of a string which passes over a pulley as shown in figure. दो बॉडीज हैं, एक बॉडी A है और एक बॉडी B है। दोनों जो है वो एक स्ट्रिंग के एंड से कनेक्ट हैं और किसके ऊपर से पास हो रही हैं, फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से पास हो रही हैं। The body A moves vertically downward with an acceleration A and the body B moves on a smooth horizontal table towards the pulley with the same acceleration. बॉडी A कहाँ पर है? बॉडी A की डायरेक्शन क्या है? बॉडी A वर्टिकल हैंगे। ठीक है, A बॉडी, और बॉडी B जो है आप लोग के पास कैसी है, बॉडी B जो है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर है। ठीक है, दोनों की एक्सीलरेशन क्या है, सेम है। क्यों एक्सीलरेशन आप लोग के पास है सेम? एक्सीलरेशन क्यों हो जाएगी? क्योंकि दोनों जो हैं वो एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं। कंसीडर द मोशन ऑफ बॉडी ए, टू फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन इट। हमने जब केस 1 किया था तो दोनों बॉडीज वर्टिकली हैंग थी और उस वक्त हम लोगों ने ये देखा था कि जब भी बॉडीज वर्टिकली हैंग होती हैं तो उनके ऊपर दो फोर्सेज अप्लाई हो रही होती हैं। कौन कौन सी दो फोर्सेज होती हैं? नंबर 1 फोर्स होती है वेट ऑफ द बॉडी। कहाँ होती है? वेट ऑफ द बॉडी। वेट कहाँ एक्ट करता है? हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है। कैसे एक्ट करता है? डाउनवर्ड एक्ट करता है। तो नंबर 1 पॉइंट यही लिखा है, वेट W1 ऑफ द बॉडी A एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, अच्छा दूसरी आप लोग के पास फोर्स कौन सी अप्लाई हो रही होगी उसके ऊपर? दूसरी फोर्स कौन सी है? टेंशन है। T टेंशन इन द स्ट्रिंग विच इज एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड। क्या है? वर्टिकली अपवर्ड है, जो कि टेंशन है। यहाँ तक किसी को कोई मसला? बॉडी ए पे दो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं। एक आप लोग के पास है वेट ऑफ द बॉडी जो कि डाउनवर्ड है, दूसरी है टेंशन इन अ स्ट्रिंग जो कि है अपवर्ड डायरेक्शन में। ये वाली लाइन जो सिंस करके लिखी है वो इसके नीचे से लिखिएगा। यहाँ पे तो उन्होंने इसके साथ ही मिला के लिख दिया, आप लोग नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे। पार्ट 2 लिखेंगे कहाँ तक? टेंशन T इन द स्ट्रिंग विच इज एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड तक। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, सिंस द बॉडी A इज एक्सलरेटेड वर्टिकली डाउनवर्ड सो W1 इज ग्रेटर देन T। आप लोग के पास क्या होगा, जब इस तरह से दो बॉडीज हैंग हुई होंगी तो आप लोग के पास बॉडी A कहाँ पर जा रही होगी? डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। ठीक है, डाउनवर्ड मूव कर रही है, तो इसका क्या मतलब है? डाउनवर्ड जा रही है तो W1 बड़ा हो गया या T बड़ा है? ऑब्वियसली W1 इज ग्रेटर देन T जब भी वो डाउनवर्ड मूव कर रही है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? उसके बाद आप लोग क्या लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, सिंस द बॉडी A इज एक्सलरेटेड वर्टिकली डाउनवर्ड सो W1 इज ग्रेटर देन T। और इस सेंटेंस के बाद आप लोग ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर करके ये ज़रूर लिख दीजिएगा।
इस सेंटेंस के बाद पेज नंबर 56 का जो लास्ट लाइन है वो आप लोग नेक्स्ट लाइन में करके लिखेंगे और उसके आगे लिखेंगे W1 इज़ ग्रेटर देन T। अगर याद हो आप लोगों ने केस 1 मेरा सही से जो मैंने आपको समझाया था, अगर आपने उसको सही से सुना होगा तो आपको ये बात पता होगी कि जब भी हम नेट फोर्स निकालते हैं तो हमेशा ग्रेटर फोर्स में से जो स्मॉलर फोर्स होती है, लेसर फोर्स होती है, उसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास क्या चीज़ होगी, W1 में से किसको माइनस करेंगे, T। नेक्स्ट लाइन में ही पेज नंबर 57 पे फर्स्ट लाइन में है, सो नेट डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ए इज इक्वल्स टू F1 इज इक्वल्स टू W1 माइनस T। क्यों, क्योंकि ग्रेटर फोर्स क्या थी, W1 थी, उसमें से हम किसको माइनस करेंगे, टेंशन को। तो F1 में क्या हो गई, W1 माइनस T। यहाँ तक किसी को कोई मसला? W1 किसके बराबर होता है, W1 किसके बराबर है, यानी W किसके बराबर होता है, mg के। ये W1 किसकी है, बॉडी A की है, जिसका मास क्या था, m1। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ m1g, कोई मसला, m1g माइनस T, F1 आ गई, ये मेरे पास आ गई इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ पर आप लोग के पास 4.10 है, इसको कट करके आप लोग क्या लिखें, 1 लिख दें खाली। ठीक है, और जो और लिखा हुआ है और कट कर दीजिएगा, और नहीं लिखेंगे आप लोग। ठीक है, और भी कट कर दें और 4.10 की जगह आप लोग इसको खाली 1 कर दें। अच्छा, जब बॉडी एक्सलेरेशन प्रोड्यूस हो रही है बॉडी के अंदर, तो हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, ऑन अप्लाइंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन टू बॉडी ए वी गेट। हमारे पास एक तो नेट फोर्स हमने निकाल ली, दूसरी हमें पता है बॉडी के अंदर एक्सलेरेशन प्रोड्यूस हो रही है, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग F1 किसके बराबर हो जाएगा, F1 हमारे पास किसके बराबर होगा, m1a के बराबर होगा। इसको हम सेकंड इक्वेशन का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो 4.11 जो आपके पास लिखा है उस इक्वेशन को कट करके उसकी जगह आप 2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। यहाँ तक किसी को कोई मसला? ये भी F1 है, ये भी F1 है, इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो इक्वेटिंग इक्वेशन 4.10 एंड 4.11 की जगह आप 1 एंड 2 कर दें। इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या आ जाएगा हमारे पास, m1a इज इक्वल्स टू m1g माइनस t। ये हमारे पास आ गई है थर्ड इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन आ गई है, थर्ड इक्वेशन। यहाँ तक किसी को कोई मसला? बॉडी ए वर्टिकली मूव कर रही थी, वर्टिकली वैसी ही मूवमेंट हो गई जैसे केस 1 के अंदर हमने की, डाउनवर्ड एक्ट कर रही थी, डाउनवर्ड मूव करने की वजह से हमने बोला W1 उसका T से ज़्यादा है। फिर हमने ये वाली इक्वेशन ड्राइव की, ये वाली लिखी, और उसके बाद हमें पता था अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमने ये लिख लिया, और जब दोनों को इक्वेट किया तो हमारे पास ये आ गई थर्ड इक्वेशन। ठीक है क्लास, यहाँ तक किसी को कोई मसला? अब हम बॉडी बी को कंसीडर करते हैं। कौन सी मूवमेंट, वो कौन सी बॉडी हम लोग कंसीडर करने जा रहे हैं, बॉडी बी को कंसीडर करने जा रहे हैं। बॉडी बी के ऊपर कितनी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, अब हम ये देखते हैं। ठीक है, नाउ कंसीडर मोशन ऑफ बॉडी बी। 3 फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट। क्यों 3 फोर्सेस कैसे हो गई? फॉर एग्जाम्पल ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उसके ऊपर एक बॉडी बी है, इसके ऊपर 3 फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। एक इसका वेट है जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन है जो कि अपवर्ड मूव करा लेगा, वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, और एक टेंशन होगी जो कि इसको टूवर्ड्स द पुली मूव करवाने की कोशिश करेगी। ठीक है, इसमें किसी को कोई मसला? यहाँ तक सबको समझ आ गया 3 फोर्सेस कौन कौन सी अप्लाई हो रही है बॉडी बी के ऊपर। ठीक है, अब हम लोग इसको ज़रा पढ़ते हैं। Now consider the motion of body B. 3 forces are acting on it. Number 1, tension T in the string which acting horizontally towards the pulley. पुली की तरफ खींचेगी इसको। ठीक है, the weight W2 acting vertically downward. ये W2 है जो कि vertically downward act कर रहा होगा। The normal reaction R of the smooth horizontal surface which acts vertically upward. ठीक है, ये 3 forces हैं जो कि बॉडी B के ऊपर अप्लाई हो रही है। So since there is no motion of the body B in the vertical direction, अब मुझे बताएं आप लोग को ये बॉडी B के ऊपर जो इसका वेट है और नॉर्मल रिएक्शन है, दोनों जो हैं वो आप लोग के पास इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल एंड अपोजिट हैं, जिसकी वजह से बॉडी B ना ऊपर उठ रही है ना ही वो नीचे गिर रही है। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। तो वर्टिकल के अंदर कोई मूवमेंट ही नहीं है, वर्टिकल के अंदर कोई मूवमेंट आपको नजर आ रही है, नहीं हो सकती ऑब्वियसली। तो हमारे पास किस डायरेक्शन में मूवमेंट है,
सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट है. Since there is no motion of the body B in the vertical direction, the two forces, that is the W2 and the reaction of the smooth surface R are equal and opposite. Hence they cancel each other. ये दोनों एक दूसरे के मैग्नीट्यूड को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि दोनों अपोजिट और इक्वल हैं. ठीक है. Thus the only force acting on the body B is the tension which is pulling the body towards the pulley. इसका मतलब है बॉडी बी पे सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स एक्ट करी. कौन सी है, टेंशन इन द स्ट्रिंग में, जो कि इसको किसकी तरफ खींच रही होगी, पुली की तरफ खींच रही होगी. तो अगर मैं इस बॉडी के ऊपर फोर्स फाइंड आउट करूं, इससे पहले जब भी मैं फोर्स फाइंड आउट करती थी W1 ज़्यादा होता था या W2 ज़्यादा होता था. जैसे केस 1 के अंदर हमने किया था, कभी W1 ज़्यादा है तो T कम है, या T ज़्यादा है तो W कम है. कुछ इस तरह के केसेस थे. लेकिन यहाँ पे तो ये दोनों जो हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस की वजह से नॉर्मल रिएक्शन भी इसके अंदर आ रहा है, जो कि दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं. अब इस बॉडी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ टेंशन प्रोड्यूस हो रही है. ठीक है, जो कि इसको मूवमेंट करवाएगी. इसकी वजह से अगर मैं इसकी इक्वेशन देखूं तो F2 जो है वो क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होगी, T की वजह से होगी. इसको मैं फोर्थ इक्वेशन का नाम दे दूँ. ठीक है, 4.13 लिखा है, इसको कट करके सिर्फ 4 करते हैं. इसके अलावा इफ द बॉडी इज मूविंग विद एक्सेलरेशन a, वी गेट द वैल्यू ऑफ फोर्स यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग F2 m2a के बराबर भी हो जाएगा. ये हो गई फिफ्थ इक्वेशन. 4.14 को 5 करते हैं. ये दोनों को इक्वेट कर देते हैं. इक्वेट करने के बाद क्या आ जाएगा, m2a किसके बराबर आ जाएगा, t के बराबर आ जाएगा. ये हो गई सिक्स्थ इक्वेशन. ठीक है, ये सिक्स्थ इक्वेशन हो गई है. तो आप लोग इनकी नंबरिंग को सही करते रहिएगा साथ साथ. यहाँ तक किसी को कोई मसला, केस 2 के अंदर एक बॉडी हॉरिजॉन्टल थी और एक बॉडी वर्टिकल थी. बॉडी जो वर्टिकल थी उसमें बिल्कुल वैसे ही आप लोगों ने ड्राइव किया अभी तक सारी चीज़ें जिस तरह से आपने केस 1 के अंदर किया. लेकिन जब हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल बॉडी की बात की है, जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेस थी, तो हॉरिजॉन्टल प्लेस हुई बॉडी के ऊपर 3 फोर्सेस एक्ट कर रही थी. लेकिन दो फोर्सेस ऐसी थी जो कि एक दूसरे को ही इफेक्ट को कैंसिल कर रही थी, क्योंकि उनका सेम मैग्नीट्यूड था और अपोजिट इन डायरेक्शंस थी. ठीक है, तो हमने ये इक्वेशंस निकाल ली. अब हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, अब हमें ए फाइंड आउट करना है. ए फाइंड आउट करना है यानी कि एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है. कैसे हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे, कैसे हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे. हम लोग पहले इक्वेशंस को लिख लेते हैं. एडिंग इक्वेशन हमारे पास जो लिखी हुई है 4.12 एंड 4.15, तो आप लोग इसको कट करके लिखेंगे. एडिंग इक्वेशन 3 and 6 वी गेट, एडिंग इक्वेशन 3 and 6 वी गेट. तो आप लोग पहले 3 इक्वेशन लिखेंगे ऊपर की तरफ, m1a इज इक्वल्स टू m1g माइनस टी, और दूसरी इक्वेशन जो है 3 के बाद 6 इक्वेशन उसके नीचे लिखें, m2a इज इक्वल्स टू t. ठीक है, जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, m1a प्लस m2a इज इक्वल्स टू m1g माइनस टी प्लस टी. ठीक है क्लास, यहाँ तक किसी को कोई मसला, सबको समझ आया. माइनस टी प्लस टी कैंसिल हो गए. यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, m1a प्लस m2a इज इक्वल्स टू m1g आ गया. आपको a फाइंड आउट करना था. a यहाँ से अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो m1 प्लस m2a हो गया, और ये m1g है. a यहीं रहेगा, m1g अपॉन m1 प्लस m2 हो जाएगा. ठीक है, ये आप लोग के पास a की एक्सप्रेशन आ गई है. ठीक है, जो कि हम लोग के पास a फाइंड आउट हो गया. यहाँ पे किसी को कोई मसला. अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं, अब हम लोग T यानी टेंशन इन द स्ट्रिंग फाइंड आउट करने जा रहे हैं. कि टेंशन इन द स्ट्रिंग हम लोग के पास क्या फॉर्मूला बन के आता है, क्या एक्सप्रेशन बन के आती है. कैसे फाइंड आउट करेंगे, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ T पुट दिस वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 6 वी गेट. इक्वेशन 6 करते हैं, इसको 4.15 की जगह 6 करते हैं. क्यों, क्योंकि अब हम लोग को करने की ज़रूरत नहीं है जिस तरह से हमने प्रीवियस केस 1 के अंदर किया था, डिवाइड करके निकाला था. बहुत सिंपल इसलिए हो गया हमारे पास क्योंकि इक्वेशन 6 जो है वो m2a इज इक्वल्स टू t है, सिंपल सी. तो हमारे पास क्या हो जाएगी, इक्वेशन 6 के अंदर अगर मैं इसकी वैल्यू रख देती हूँ a की, ठीक है,
हमारे पास क्या आ जाएगा, टी क्या आ जाएगा m2 और a की जगह मैं लिख दूंगी m1g अपॉन m1 प्लस m2, तो ये हो जाएगा m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई मसला समझ आ गया? केस 2 इजी था। केस 1 और केस 2 दोनों आप लोग के पास याद रखिएगा इम्पॉर्टेंट केसेस हैं जो कि आप लोग के पास एग्जाम्स में आ सकते हैं। केस 1 भी आता है और इसके अलावा केस 2 भी आ सकता है। ठीक है, और ये आप लोग के पास लेंदी क्वेश्चन के अंदर ही आएंगे, तो आप लोग इनकी अच्छी तरीके से बहुत प्रैक्टिस करिएगा। केस 1 की भी करिएगा, केस 2 की भी करिएगा। कुछ नहीं समझ आए तो पूछ लीजिएगा। अब इसको करना कैसे है वो मैं आप लोग को बता देती हूँ, और इसकी फिगर भी आप लोग को ज़रूर बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग लिखेंगे केस 2 और इसके आगे लिखेंगे जो आप लोग के पास लिखा है व्हेन वन ऑफ द बॉडीज मूव वर्टिकली व्हाइल द अदर हॉरिजॉन्टली। फिर आप लोग डेरिवेशन की हेडिंग डाल के या फिर बस केस 2 आपने लिख दिया, उसके बाद ही आप लोग लिख लें कंसीडर टू बॉडीज लिखे, उससे पहले कंसीडर कर दीजिएगा। कंसीडर टू बॉडीज से आप लोग पूरा एंड तक लिखेंगे। बीच में मैंने आप लोग के पास जब एडिशन करवाई थी तो आप लोग को थोड़ा सा डिफरेंट करवाया था। ऐड ऊपर और नीचे 3 इक्वेशन ऊपर लिखी थी, नीचे 6 इक्वेशन और उसके बाद एडिशन की थी, तो ये स्टेप एक ऐड कर लीजिएगा। इसके अलावा मैंने जो पेज नंबर 56 पे लास्ट लाइन थी सिंस द बॉडी ए इज एक्सलरेटेड वाली, वो मैंने नेक्स्ट लाइन करवा दी थी और इसके आगे W1 इज ग्रेटर देन T इंक्लूड करवाया था, वो भी कर लीजिएगा और इक्वेशन के नंबर भी चेंज कर लीजिएगा। ठीक है क्लास, इसमें किसी को कोई मसला? ओके, ये अब आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। जो चीज़ नहीं समझ आए पूछ लीजिएगा और अपने रजिस्टर्स में ज़रूर ये काम साथ साथ करते रहें और ये इक्वेशन ज़रूर वो फिगर ज़रूर बनाइएगा साथ में। ठीक है क्लास, ओके, थैंक यू।